तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल फिजिक्स के बारे में। सो थर्मल फिजिक्स आपकी मेनली टू ब्रांचेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम बात करते हैं वर्क के बारे में, टेम्परेचर के, एनर्जी के और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जैसे आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कॉन्सेप्ट, हीट इंजन्स वगैरह, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, पार्टिकल्स के, उनकी वेलोसिटी, है ना, और ये सब डिस्कस करेंगे, प्रोबेबल वेलोसिटी, एंट्रोपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, है ना, बिहेवियर ऑफ सिस्टम, अगर उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ओके, सो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपका। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं, अभी हम मेनली थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है थर्मोडायनेमिक्स के वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके सिस्टम सिस्टम सो हम कह सकते हैं सिस्टम को कि ये यूनिवर्स का वो पोर्शन है जिसमें हम एनालिसिस करेंगे या फिर हम रीडिंग वगैरह लेंगे। तो ये सिस्टम का वो पोर्शन है जिसमें हम एनालिसिस करेंगे। ओके, सो वो पोर्शन आपका सिस्टम होगा। ओके, और सिस्टम आपके तीन टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि ये ओपन सिस्टम हो। ठीक है, ओपन सिस्टम मतलब इसमें आपका एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम। और सिस्टम के अलावा ये जो आसपास का आपके एरिया है ना, आसपास का जो आपके इंटरेक्शन में, इसके इंटरेक्शन में ये सब जो है, जितना जितना पार्ट भी आपका यूनिवर्स का, जो पार्ट आपका सिस्टम के बाहर है और जो इससे इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम से, वो पार्ट आपका क्या है, सराउंडिंग है। ओके, वो पार्ट उसे बोलते हैं सराउंडिंग। ओके, सो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब आपका मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, देन द सिस्टम इज ओपन सिस्टम। ओके, सेकंड, अगर आपका सिस्टम और सराउंडिंग के ओपन सिस्टम हो गया। ओके, नाउ द सेकंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम आपका हुआ कि आपका एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। मैटर एक्सचेंज मैटर नॉट एक्सचेंज। ओके, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। ओके, नाउ द थर्ड इज now the third is isolated system. Now the third is isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा आपका कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। मतलब नाइदर मैटर नॉट नॉर एनर्जी इज
एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज्ड। ओके, मतलब ना ही तो आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही आपका मैटर का एक्सचेंज होगा, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर आपका मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, तो दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। और अगर आपका किसी का भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी या मैटर, दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज अगर हो सकता है, मतलब दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल है, तो आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब दोनों का एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, और क्लोज्ड सिस्टम मतलब एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल। ओके, सो दिस इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, after that we discuss another important term, that is thermodynamical state, thermodynamic state। ठीक है, अब हमने सिस्टम डिस्कस कर लिया, तो सिस्टम जिस कंडीशन में है, सिस्टम जिस कंडीशन में है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे आपके टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ठीक है, तो दैट डिस्क्राइब द थर्मोडाइनमिकल स्टेट। यही चीज आपकी थर्मोडाइनमिक स्टेट को बताती है। ओके, तो आपका जो कंडीशन है सिस्टम की, द कंडीशन ऑफ सिस्टम, द कंडीशन ऑफ सिस्टम। ओके, जो कि आपकी डिस्क्राइब की जा रही है बाय प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे कि आपकी जैसे प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर हुआ, या आपकी प्रेशर हुआ, या वॉल्यूम हुआ, या फिर आपकी इंटरनल एनर्जीज हुई, ठीक, ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी, ये जिस कंडीशन को आपकी डिस्क्राइब कर रही है सिस्टम की, दैट इज अ थर्मोडाइनमिक स्टेट। तो वो सिस्टम उस टाइम पे किस थर्मोडाइनमिक स्टेट में है। ओके, now the next important term is heat. Next important term is heat. This is very important term. Okay, so heat is nothing but the energy transfer between system and surrounding. Okay, system and surrounding के बीच में जो आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा, जो एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज द हीट, एनर्जी ट्रांसफर। ओके, एनर्जी ट्रांसफर जो होगा आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, दैट इज द सिस्टम। ओके, और दैट इज द सराउंडिंग, और इनके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा दैट इज द हीट। ओके, और ये एनर्जी ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। एनर्जी ट्रांसफर आपका हीट जो है वो तभी फ्लो होगी जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, है ना, या तो सिस्टम का टेम्परेचर हाई होगा सराउंडिंग से, या सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होगा सिस्टम से। ओके, दैट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस एंड दैट इज हीट। ओके, so now we will discuss another important term, that is work. Work. Okay, so the work is, ये भी एक एनर्जी ट्रांसफर है, लेकिन ये तब होगा जब आपका एक फोर्स अप्लाई होगा जिससे आपका एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक मूव करे, है ना। थर्मोडाइनमिक्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब आपका ये सिस्टम है एंड देयर इज पिस्टन, और आपका ये पिस्टन जो है इस पे या तो हम फोर्स अप्लाई करें, या तो हम फोर्स अप्लाई करें, है ना, मतलब आपका सिस्टम पे वर्क किया जाए, या फिर सिस्टम इसे एक्सपेंड करे, वॉल्यूम का एक्सपेंशन करे और इसे पिस्टन को ऊपर कर दे, या तो सिस्टम वर्क करे या हम वर्क करें। तो मतलब वर्क दो टाइप से हो सकता है, या तो ऑन द सिस्टम, दूसरा बाय द सिस्टम। या तो हम कर सकते हैं सिस्टम पे, या फिर सिस्टम कर सकता है, बाय द सिस्टम हो सकता है ना। अगर बाय द सिस्टम होगा तो दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर ऑन द सिस्टम होगा दैट विल बी नेगेटिव। ओके, बिकॉज वी वांट कि सिस्टम ही वर्क करे, है ना। और ये जो एक्स डिस्टेंस जितना ये मूव करेगा, अगर डेल्टा एक्स मूव किया, ओके, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू दैट डेल्टा एक्स डिस्टेंस। ओके,
और अगर हम इसके टर्म्स में कहें, थर्मोडाइनमिक्स के टर्म्स में, तो हम वर्क डन को लिखते हैं W इक्वल्स टू स्मॉल वर्क इक्वल्स टू PdV. Okay, so that is the form of work, and if you want to calculate the complete work, then the work will be integration of PdV. Okay, now the another important term, that is internal energy. Internal energy, जितने भी आपकी सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म है, जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जितनी भी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है एनर्जी की, उन सब का सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज, जैसे कि आपकी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई, या फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी हुई, है ना, पोटेंशियल एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी का जो सम है, दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, है ना, वही इंटरनल एनर्जी के इक्वल है. ओके, सो दैट इज द सिंपलेस्ट way to describe internal energy, the sum of all microscopic forms of energy. जितनी भी आपकी सिस्टम की जितनी भी आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स है एनर्जी की, उन सब का जो सम है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी. ओके, so that is the way to describe internal energy. ओके, और इसका सिंबल आपका U है. टू रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी वी यूज a symbol that is U. Okay, now the next term that we are going to discuss is heat capacity. Okay, it is represented by C. Okay, ये कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका. तो हीट कैपेसिटी आपकी बताती है कि पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में कितनी हीट हमें देनी होगी एक सब्सटेंस को, है ना, एक मटेरियल को. तो हीट कैपेसिटी हमें बताती है कि पर डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए एक सब्सटेंस को कितनी हीट हमें रिक्वायरमेंट होगी. सो जैसे कि अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही देखें, सो पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री टेम्परेचर राइज करवाने में कितनी हीट, पर डिग्री टेम्परेचर राइज करवाने में कितनी हीट देनी होगी, दैट इज हीट कैपेसिटी. ओके, सो दैट इज हीट कैपेसिटी. तो हम कह भी सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री, 1 केल्विन बोल लो, अगर केल्विन में 1 केल्विन टेम्परेचर that is known as heat capacity of the system, of the substance. उस substance की वो heat capacity होगी, है ना, जितनी heat एक substance को required होगी to rise 1 डिग्री temperature. ओके, तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो हीट, टोटल हीट रिक्वायरमेंट होगी, टोटल हीट जो होगी आपकी, टोटल हीट हम लिख सकते हैं कि हीट इक्वल्स टू आपकी होगी C डेल्टा T. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी. ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कुछ नहीं है, ये पर केजी है ना, ये हीट कैपेसिटी पर केजी. अगर हम हीट कैपेसिटी को ही पर केजी देखें तो दैट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, सो इसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं हम. स्मॉल c इक्वल्स टू, सो कैपिटल C डिवाइड बाय मास. ओके, तो कैपिटल C की वैल्यू क्योंकि Q बाय डेल्टा T थी, तो M डेल्टा T.
ओके, तो इसलिए हमारा हीट का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज mc डेल्टा टी। ओके, सो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम दो कंडीशंस से निकाल सकते हैं। एक की हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट मेजर कर ले, एक कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट मेजर कर ले। तो सीपी आपकी, सीपी एंड सीवी, सीपी एंड सीवी। ओके, तो इस तरह से हम दो हीट कैपेसिटीज की बात कर सकते हैं। ओके, सो ये जो सीपी और सीवी है, ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट्स है। तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट है, और मोलर स्पेसिफिक हीट में हम क्या करेंगे, 1 मोल की स्पेसिफिक हीट काउंट करेंगे, है ना, 1 मोल की मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, सो वो आपकी 1 मोल की काउंट की जाएगी। इफ वी विल काउंट 1 मोल्स स्पेसिफिक हीट, तो आपका वो तब आपको दैट विल बी Cp, Cp will be molar specific heat at constant pressure, molar specific specific heat at constant pressure, and Cv है आपका molar specific heat at constant volume। okay, so these are very important, है ना, इनसे रिलेटेड आगे काफी कुछ हमें पढ़ना है। So now move to our next term. Okay, so our next term is so इससे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं किसका, स्पेसिफिक हीट का हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट का। तो अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट का देखें, तो हमें बस क्या करना है, हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट काउंट कर निकालना चाह रहे हैं, तो हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, है ना, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो आपको केवल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोल्स क्या है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इतना हो गया। ओके, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आपका टेम्परेचर क्या है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो आपकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को डिस्क्राइब करती है एक सिस्टम की। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर टेम्परेचर आपकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो आपकी बताती है कि कितनी आपकी डिग्री ऑफ हॉटनेस, दैट टेल्स अस डिग्री ऑफ
हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, एक तरीका आपका ये है टेम्परेचर को डिफाइन करने का। और हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना। एक सिस्टम की अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इट, या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर इज अ मेजर 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 ऑफ का मतलब है कि अगर आपके पास टेम्परेचर है एक सिस्टम का, तो आप उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो। ओके, so temperature is a measure of average kinetic energy of a system। एक सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजर है टेम्परेचर। ओके, और टेम्परेचर से ही हम पता कर सकते हैं कि आपका हीट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा, बिकॉज हीट का फ्लो हमेशा आपका हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। ओके, अगर आपका T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो आपका हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, T1 से T2 की साइड। दैट एरो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ओके, ये आपको हीट की डायरेक्शन शो कर रहा है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होगी। तो मतलब अगर हमें टेम्परेचर पता हो, मतलब हम अगर टेम्परेचर जैसी क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं, देन वी आर एबल टू नो कि आपका हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, और टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर का जो एब्सोल्यूट स्केल है वो केल्विन है ना। केल्विन इज द केल्विन इज द एब्सोल्यूट स्केल। देयरफॉर हम डिग्री केल्विन नहीं लिखते, डिग्री केल्विन नहीं लिखते, जब भी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, हर रैंकाइन में भी डिग्री लिखते हैं, है ना। हर एक स्केल में हम डिग्री लिखते हैं, ओनली एक्सेप्ट केल्विन, केल्विन के अलावा बाकी सब में डिग्री लिखते हैं। ओके, बिकॉज केल्विन में आपका जो केल्विन जो है वो लोवेस्ट, जो केल्विन का जो जीरो है वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। केल्विन में हम नेगेटिव नहीं जा सकते, जबकि आपका सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, या जितने भी स्केल्स है सब में नेगेटिव जा सकते हैं एक्सेप्ट केल्विन, है ना, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट जीरो। ओके, और आपका ये जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये आपकी मेजरमेंट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। ओके, तो अगर हमें टेम्परेचर पता हो, तो अदर क्वांटिटीज विच विल बी हियर विल बी ओनली अ कांस्टेंट। ओके, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वैसे वैसे पार्टिकल्स का जो मोशन है सिस्टम के, वो कम होता जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कम होती जाएगी। ओके, और एक टर्म आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम आपका बताता है कि दो सिस्टम्स जब उनका टेम्परेचर सेम होगा, जब उनका टेम्परेचर सेम होगा तो उनमें कोई हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था अभी कि आपका हीट फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। तो जब टेम्परेचर सेम है तो देर इज नो हीट फ्लो, तो वो कंडीशन आपकी, उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि कोई हॉटर नहीं है, कोई कोल्डर नहीं है, तो दैट कंडीशन इज योर थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, व्हेन T1 इक्वल्स टू T2 एंड नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। Okay, that is the condition of thermal equilibrium। Okay, और टेम्परेचर को हम आपका केल्विन में, फेमस जो स्केल है जिनमें नापते हैं,
दैट इज केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है ना, रैंकाइन भी है, बट दीज आर द मोस्ट पॉपुलर स्केल्स, है ना। और चेंज करने का तरीका आपका सिंपल है। अगर आपके पास सेल्सियस में कोई वैल्यू है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ही है ना, तो उसमें आपको अगर वो केल्विन में चेंज करनी है तो उसमें प्लस 273.15 प्लस कर दो, तो दैट विल बिकम वैल्यू इन केल्विन, तो वो केल्विन में वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो मतलब सेल्सियस में अगर आप 273.15 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम केल्विन। ओके, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका सीधा सा रिलेशन है कि C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप F की वैल्यू यानी फ़ारेनहाइट में वैल्यू रखेंगे तो आपको सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आप सेल्सियस में वैल्यू रखेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिल जाएगी। ओके, so this is the simple formulas to convert from one scale to the another scale. Okay, now अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सो टेम्परेचर हमने कंसिडर कर लिया, है ना, और वॉल्यूम तो लगभग सबको ही पता है, बट फिर भी आई कैन एक्सप्लेन कि आपका जो सिस्टम है ना, उसमें आपका कितना मटेरियल है उसका जो अमाउंट है दैट इज द वॉल्यूम, है ना, उसका जो अमाउंट है दैट इज द वॉल्यूम। ओके, नाउ मोल, अगर हम मोल की बात करें, मोल। ओके, सो मोल हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है ना। हम बेसिक लेमन टर्म्स में कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है, या फिर एक यूनिट है मेजरमेंट की, जिसमें आपके एक बहुत बड़े नंबर ऑफ एंटिटीज आ जाती हैं, जो एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, आयंस की या पार्टिकल्स की, एक सिस्टम की बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, है ना। तो ये केमिस्ट्री का भी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम ये एक मेजरमेंट के लिए एक फंडामेंटल आपका एक यूनिट आपकी है ना, एक यूनिट है मेजरमेंट की, जो आपकी 1 मोल, आपका 1 मोल, अगर आपके आयंस हो गए तो उतने आयंस हो गए, या फिर अगर मॉलिक्यूल्स हो गए तो उतने मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब कोई भी एंटिटी आप ले सकते हो, कोई भी एंटिटी कोई भी एंटिटीज आप ले सकते हो, आयंस हो या फिर पार्टिकल्स हो या मॉलिक्यूल्स हो। ओके, तो ये बस इनके नंबर जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो गए, है ना। कोई भी एंटिटी यहाँ पे आ सकती है, मॉलिक्यूल आ सकता है, आयन आ सकता है ना। तो अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू होगी इसकी। और ये जो नंबर है इसे हम एन नोट से शो करते हैं, एंड दैट नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो कांस्टेंट। ओके, सो इसी तरह से आपके मोल्स के भी काफी सारे टर्म्स है, जैसे मोल, मोलर मास, है ना, मोलर डेंसिटी। ओके, तो मोलर मास मतलब द मास ऑफ 1 मोल, है ना, या आप टोटल मास को जो है नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दोगे, दैट विल गिव यू मोलर मास, है ना। और थर्मोडाइनमिक्स में हम एन से नंबर ऑफ मोल्स शो करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, और कैपिटल एन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स शो करेंगे, या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स शो करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स। ओके, कैपिटल एन से, और एवोगाड्रो कांस्टेंट को एन नोट से। ओके, so these are the terms which we will gonna be used. Okay, now the another term, that is uh, latent heat, latent heat।
लेटेंट हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, है ना, ये एल से रिप्रेजेंट होगी। ये आपका अमाउंट ऑफ हीट है जो पर यूनिट मास रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द स्टेट, मतलब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा, या मतलब आपका लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होगा, या फिर सॉलिड से लिक्विड बनेगा। जैसे आपका वाटर का ले, तो आपका जब वाटर आपका आइस से वाटर बनता है, ठीक है, वो आइस से वाटर बनना है, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे बना, लेकिन ये जो फेज ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब ये जो आपका स्टेट चेंज हुआ, है ना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आया, तो इसमें जो आपका हीट लगा, दैट इज लेटेंट हीट, है ना। और ये लेटेंट हीट हम पर यूनिट मास हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसे हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जितना हीट लगा पर यूनिट मास, मतलब 1 kg में या फिर आपको 1 ग्राम में जितना हीट लगा, दैट इज लेटेंट हीट, है ना। जैसे अगर हम बात करें आपके लेटेंट हीट ऑफ वाटर की, तो आपकी वो दो स्टेट चेंज करता है वाटर। एक तो ये आइस से वाटर वाली होगी जिसे हम फ्यूजन बोलेंगे, है ना, और एक आपकी होगी वेपराइजेशन वाली, जब वाटर से कन्वर्ट होके वो वेपर बनेगा, है ना। तो ये दो लेटेंट हीट है आपकी वाटर की। तो लेटेंट हीट एक तो आपकी 80 हो जाती है ना, और जिसे हम फ्यूजन की लेटेंट हीट बोलते हैं, है ना। ओके, तो फ्यूजन में इतनी लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होती है 80, है ना। और अगर हम बात करें कि कितनी रिक्वायर्ड होती है, ये तो फ्यूजन के लिए है। आफ्टर दैट अगर आपका हम बात करें कि वेपराइजेशन के लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो वेपराइजेशन के लिए अलग अमाउंट है ना। तो अगर इसे, ये तो कैलोरी में है आपकी, अगर मैं इसे जूल पर केजी में देखूं, अगर मैं आपकी जूल पर केजी में देखूं, तो मैं कह सकता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर क्या आपकी होती है 330, लगभग आपकी 3,34,000 के अप्रोक्स जूल पर केजी आपकी रिक्वायर्ड होती है ना। ये आपका 3,36,000 भी किसी किसी बुक्स में मिलता है ना, जूल पर केजी। इतना इतना बड़ा अमाउंट आपका रिक्वायर्ड होता है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वेपराइजेशन का आपका, वेपराइजेशन की लेटेंट हीट जो है आपकी, वो ओके, वो काफी बड़ा अमाउंट है ना। इतने जूल पर केजी रिक्वायर्ड होता है टू कन्वर्ट ए 100 डिग्री वाटर, डिग्री सेल्सियस वाटर इनटू अ वेपर, है ना, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतना 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर हो उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपका इतना लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। और आप देख रहे हो कि आइस का जो लेटेंट हीट है या वाटर का जो लेटेंट हीट है आपका, फ्यूजन का और वेपराइजेशन का, दैट इज ए वेरी हाई वैल्यू, है ना, वो काफी बड़ी वैल्यू है। ओके, so that is the concept of latent heat. So now let's talk about uh, other concepts, है ना। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम, दैट इज अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। ओके, so now we will study the Charles law.
चार्ल्स लो। ओके, सो चार्ल्स लो आपका एक गैसेस लो है थर्मोडायनेमिक्स में, जो आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशनशिप शो करता है ना। इट टेल्स अस दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जब आप वाटर को गर्म करके उसका टेम्परेचर चेंज करते हो तो इट राइज अप, है ना, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है। ओके, और टेम्परेचर इसमें आपको केल्विन में रखनी है यूनिट उसकी। ओके, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको कोशिश करनी है कि टेम्परेचर जो है वो हर फॉर्मूलाज में लगभग केल्विन में ही है, तो अगर सेल्सियस में गिवन हो तो उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, सो चार्ल्स लॉ आपका बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। लेकिन इस लॉ का यूज करने के लिए आपको और प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ये दोनों चीज जब कांस्टेंट होगी, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, देन योर चार्ल्स लॉ इज वैलिड, है ना, तब आपका चार्ल्स लॉ जो है वो वैलिड है। ओके, और ये जो लॉ है आपका, ये आपका आइडियल केस के लिए वैलिड है, और ये आपका आइडियल केस के लिए वैलिड है, आइडियल गैसेस के लिए। तो इसलिए रियल गैसेस के लिए ये हो सकता है कि ये उतना अच्छे से आइडियली बिहेव ना करें, है ना। बट प्रेशर, ये इसकी कंडीशन है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड दैट इज अवर चार्ल्स लॉ। ओके, नाउ कम्स टू another law, that is Boyle's law. Okay, Boyle's law। Boyle's law में हम पढ़ेंगे कि प्रेशर is inversely proportional to the volume, pressure is inversely proportional to the volume, और pressure into volume equals to constant। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में से पढ़ सकते हो। ओके, सो और ये कब वैलिड होगा? ये तब वैलिड होगा जब आपका टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। ओके, और ये भी आपका आइडियल गैसेस के लिए ही वैलिड है, आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, रियल गैसेस के लिए ये वैलिड, ये इतनी आइडियली बिहेव नहीं करेगा। ओके, मतलब ये है कि जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम, तब आपका, जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तब आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे आप प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम आपका ज्यादा हो जाएगा। आप प्रेशर, जैसे आप प्रेशर लगाते हो, आप अगर देखोगे तो आप प्रेशर अगर लगाओगे एक सिस्टम पे, आपका ये सिस्टम है, इसमें समझ लो, इसमें आपका मोटर है, इस पे आप अगर प्रेशर लगाओगे तो ये नीचे दब के इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर इंक्रीज करा तो वॉल्यूम कम हो गया, और प्रेशर जैसे डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने का मतलब है कि आप गैस कांस्टेंट रखो, कि जितनी गैस आपने दी थी उतनी गैस उसमें रहे, है ना, अमाउंट ऑफ गैस, या समझ लो अमाउंट ऑफ गैस उतना ही रखो, अमाउंट ऑफ गैस। ओके, वो आप फिक्स्ड रखो। ओके, नाउ दिस इज अवर Boyle's law, so let's talk about another law, that is Gay-Lussac law। ओके, Gay-Lussac law। ओके, तो ये लो आपका प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताएगा, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताएगा। ये आपको बताएगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो आपका, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आपका प्रेशर भी बढ़ जाता है ना। आप देखो, आप देखते हो ना कि जब हम प्रेशर कुकर
को हीट देते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर दे उसका टेम्परेचर, जैसे ही वाटर, अगर प्रेशर कुकर के अंदर वाटर है तो उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कुकर पे भी प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वॉल्स पे प्रेशर बढ़ेगा। सो दैट टेल्स अस दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। और कंडीशंस क्या है कि आपका वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। और ये भी आइडियल ही बिहेव करता है ना, आइडियल गैसेस के लिए ही आइडियली बिहेव करता है, बाकी रियल गैसेस के लिए आइडियली बिहेव नहीं करता। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड another law, that is एवोगाड्रो लो। एवोगाड्रो लो एवोगाड्रो लो आपको बताएगा कि आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। और इसकी कंडीशंस ये है कि आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ओके, अगर आप प्रेशर एंड टेम्परेचर एक सिस्टम में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो आपका नंबर ऑफ जो आपका अमाउंट ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम के। ओके, अगर आप गैस बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी वो ज़्यादा जगह लेगा गैस जो है उसमें सिस्टम में आने में, तो वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ गैस रिक्वायर्ड फॉर दिस। ओके, और एन आपका शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स, और आप मोल्स भी कह सकते हो, मोलिक्यूल्स भी कह सकते हो, है ना। क्योंकि आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो आप एन की प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो एन बाय एन नोट, तो तभी भी आपका ये रिलेशन ट्रू रहेगा, तभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे ये भी लिख सकते हो, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों ही कंडीशन में ये लो ट्रू है ना। और आइडियल गैस के लिए तो करेक्ट बिहेव करता है, लेकिन आपका जो रियल गैसेस है उनके लिए इतना करेक्टली बिहेव नहीं करता, है ना। अब अगर हम इन चारों ये जो लॉज हमने पढ़े हैं, एवोगाड्रो लॉ, है ना, गेल ल्यूसेक लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ और आपका चार्ल्स लॉ, इन चारों लॉज को अगर हम कंबाइन कर दे देन वी विल गेट a equation that is known as ideal ideal gas equation, and that is PV equals to nRT, and you can see in this equation कि अगर आपका P is inversely proportional to the volume, है ना, ये भी इससे मिल रहा है हमें, और V is directly proportional to the temperature, ये भी हमें इससे मिल रहा है, एंड P is directly proportional to the temperature, ये भी हमें इससे मिल रहा है, एंड V is directly proportional to the N, ये भी हमें इससे मिल रहा है। तो चारों लॉज हमें इससे मिल रहे हैं, है ना। ये आपका बॉयल्स लॉ हो गया जो हमें मिल रहा था, है ना। ये आपका एवोगाड्रो लॉ हो गया जो हमें ऊपर हमने अभी पढ़ा है ना। उसके अलावा आपका ये आपका ल्यूसिक लॉ हो गया, है ना। और इसके अलावा ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया, है ना, ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया, है ना। तो आप देख रहे हो कि आइडियल गैस इक्वेशन में हमने ये चारों लॉज कंबाइंड कर दिए, है ना। अब आप देख रहे हो कि ये देयर इज ए कांस्टेंट दैट इज आर, जो आपका अभी तक नहीं बताया गया, दैट इज यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, कांस्टेंट यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट। ओके, सो इसकी वैल्यू सबके लिए सेम है। ओके, हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम है, देयर फोर इट इज यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, है ना। और
और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और इसकी वैल्यू है 8.314 अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई है इसकी। ओके, और यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, जूल पर मोल पर केल्विन। So that is the value of universal gaseous constant, and that is our ideal gas equation. लेकिन आइडियल गैस इक्वेशंस को ओनली आइडियल गैसेस के लिए आपका ट्रू है। अगर आपकी गैसेस आइडियल ना हो, जो कि होती नहीं है ना, तो रियल गैसेस के लिए दिस इज नॉट वैलिड, है ना। तो हम रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस से स्टडी अच्छे से नहीं कर सकते, है ना। तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। तो हमारे पास एक फैक्टर है जिससे हम रियल गैस और आइडियल गैस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसे हम जेड से शो करते हैं, है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये आपका जेड से शो किया जाता है, और ये आपका एक्चुअल में रेशो है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, है ना, और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का, ठीक है। और ये मोलर वॉल्यूम है, मतलब एक मोल का वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, ये दोनों ही आपके मोलर वॉल्यूम्स है। ओके, तो ये जो आपका मोलर वॉल्यूम्स का रेशो है, ये 1 के इक्वल होगा अगर गैस रियल होगी, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि कोई गैस कितना रियली बिहेव करने की कोशिश कर रही है, और कितना आइडियल बिहेव करने की, ओ सॉरी, आइडियल गैस, दैट इज 1 फॉर आइडियल गैस, ये कितना आइडियली बिहेव कर रही है, ये हमें पता चल जाता है ना, इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। तो रियल गैसेस के लिए आपका ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या तो 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा, है ना। 1 तभी होगा जब आपका आइडियल गैस होगी। ओके, सो गैस आपका कहाँ पे आइडियली बिहेव कर रही है, कहाँ पे आइडियली बिहेव नहीं कर रही है, ये चीज़ हम इससे देख सकते हैं। ओके, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और इसका आपको कुछ बुक्स में एक फॉर्मूला और देखने को मिलेगा कि जेड इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी, है ना। अब क्योंकि आइडियल गैस के केस में आपका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो देयरफॉर दिस रेशो बिकम्स 1, है ना। बट रियल गैस के केस में पीवी नॉट डायरेक्ट नॉट इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो देयरफॉर दिस रेशो इज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसलिए वो आपका रियल गैस का केस हो जाएगा, है ना, रियल गैस का केस, और ये आपका आइडियल गैस का केस हो जाएगा। ओके, सो ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। ओके, सो ये आपका आइडियल गैस तक का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। अभी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में बचे हुए हैं, है ना। सो हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम दो टर्म्स और डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट ये ख़त्म, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लो अगर आपको ठीक लगे। और वीडियोस भी है मैथमेटिकल फिजिक्स की और थर्मोडायनेमिक्स की भी, और वीडियोस आएगी। और तो
ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। सो नाउ वी विल डिस्कस टू प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। और तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती है ना। तो जिन प्रोसेस को आपके रिवर्स किया जा सके, है ना। रिवर्स मतलब स्मॉल स्टेप्स में वो प्रोसेस की जाए। स्मॉल स्टेप्स में करने का मतलब है जैसे आपका देयर इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है, मैं इस पे आपकी पिस्टन लगा रहा हूँ। ओके, दैट इज ए पिस्टन, है ना। ये आपका एक सिस्टम है। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, वैसे तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल केस है ना, जो कि फिजिकली वैलिड है ही नहीं, है ना। जो आप, बट अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को समझना चाहें तो हम एक, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा सकता हूँ। जैसे अगर हम इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे, है ना, प्रेशर लगाएंगे तो देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, है ना, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना। तो अगर मैं इस पिस्टन के इस चारों तरफ ऐसे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, ये जो एरिया है इसमें थोड़ा थोड़ा सैंड डालूं, है ना, सैंड, थोड़ा थोड़ा सैंड डालूं, तो सैंड क्या होगा, सैंड के वेट से इस पे प्रेशर अप्लाई होगा, है ना। तो धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई होगा तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे आपका कम होगा, नीचे दबेगा ये, है ना। तो तब ये बहुत ही स्मॉल स्टेप्स में चेंज होगा, है ना। तो तब ये एक तरह से रिवर्सिबल होगा। तब हम फिर उसे धीरे धीरे, आप क्या कर सकते हैं, उस सैंड को धीरे धीरे उठा के उसे वॉल्यूम को फिर से उतना ही इंक्रीज करा सकते हैं जितना आपने डिक्रीज कराया था। बट एक्चुअली ये आपका एक आइडियल केस हो गया, है ना। ये आप इतना धीरे धीरे बिल्कुल इनफाइनाइट डेसिमल स्टेप्स में नहीं कर सकते, है ना। सो हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस जो आपकी रिवर्स की जा सके विद इनफाइनाइट एस्टिमल, इनफाइनाइट डेसिमल स्टेप्स, है ना। जो अगर हम बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज करते, बहुत थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम में डिक्रीमेंट करते और फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट कर पाते, जैसे मैंने रेत का एग्जांपल दिया है कि रेत डाल के धीरे धीरे और फिर रेत को ऊपर उठा के हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो वो भी इतना धीरे हम नहीं कर पाएंगे कि आपका इनफाइनाइट डेसिमल स्टेप्स हो जाए, है ना। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो दैट विल बी ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो एक आपका आइडियल केस है, एक आइडियल केस है ना। दूसरा ये क्या है, ये प्रोसेस, प्रोसेस जो आपकी दैट कैन बी रिवर्स्ड, दैट कैन बी रिवर्स्ड, जो रिवर्स की जा सके, है ना। और रिवर्स की जा सके कैसे, विद इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स या फिर इनफाइनाइट डेसिमल, इनफाइनाइट एस्टिमल चेंजेस, है ना, चेंजेस से या फिर स्टेप से आप कर सके। ओके, तो अगर ऐसा किया जा सकता है तो देन दैट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टम जो है बहुत ही स्लो, बहुत ही उम, उम, अपनी इनिशियल स्टेट में आपका बहुत ही धीरे धीरे आपका आए, है ना, वापिस अपनी इनिशियल स्टेट में आ सके, तो आपका वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, है ना। और रिवर्सिबल प्रोसेस आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी रखती है ना। जैसे कि आपकी कार्नोट हीट इंजन है ना, जो आपका मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन है। ठीक है, तो ये तो आपका आइडियल केस हो गया। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल केस की, है ना, रियल वर्ल्ड की, है ना, तो रियल वर्ल्ड में आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती, वो तब होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो आपकी नेचुरली होती है ना, तो वो आइडियल केस से तो बहुत अलग होती है ना। ये प्रोसेस आपके इनमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट बहुत ही फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होता है,
तो इसमें स्मॉल स्टेप्स नहीं होते है ना, क्विकली काम हो जाता है ना। तो ये आपका एग्जैक्ट इनिशियल स्टेट में भी नहीं आते हैं है ना। तो इसमें आपका एनर्जी लॉस और इंक्रीमेंट ऑफ इन एंट्रोपी इन्वॉल्व रहता है ना। तो दैट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें आपका क्या होगा कि क्विक प्रोसेस, क्विक प्रोसेस है ना। दूसरा आपका नोट कम्स टू, या फिर हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रिवर्सल ओ टू द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में भी एग्जैक्टली नहीं आती है ना। तीसरा हम कह सकते क्या कह सकते हैं कि इन्वॉल्व, इन्वॉल्व या फिर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, इन्वॉल्व फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ओके। और या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होता है ओके। सो दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये आपके इफिशियंसी भी आपकी लेस होगी है ना, लेस इफिशियंसी, लेस इफिशिएंट देन रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो दैट इज अवर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें बेसिक टर्म्स समझाए गए हैं जो आपके थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं है ना। अब जो वीडियोस आएगी उसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, और आपके मैक्सवेल इक्वेशंस, तो ये सब हम आपके डिस्कस करेंगे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।